ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 23, हाँ 23वां हो गया था, 24वां भी हो गया था, 25वां करना था, है ना 25वां। ये देखिए, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रखा है, तो इसे ध्यान रखना कि ये आपको पोजीशन दे रखी है, आपको इससे वेलोसिटी पूछी आएगी। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3t² -12t और -15। किसको किसको पता लग गया भैया कैसे आया? एक्सेलरेशन पूछेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 6t और -12। किस वक्त एक्सेलरेशन इसका 0 होगा पार्टिकल का? किस वक्त एक्सेलरेशन 0 होगा? किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा? एक्सेलरेशन क्या है? ये है। अगर जब भी भाई जब भी बोले एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन है क्या? 60 माइनस, कैसे आया बेटा? पता नहीं, अभी देख लियो। ठीक है, पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आई, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या है? एक्सेलरेशन आया। बोल रहा कब एक्सेलरेशन 0 होगा? मैं सुन तो ले पहले, कब वेलोसिटी कब एक्सेलरेशन 0 होगा? तो सीधा एक्सेलरेशन क्या कर दे? 0 है। ऐसा बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कब 0 होगा, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दे। तो क्या करेगी? 60 बराबर में क्या हो गया? 12। तो t इक्वल्स में क्या हुआ? 2 सेकंड डाल यहां पर और तेरे को क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन 0। कब वेलोसिटी 0 मिलेगी? तो क्या करेगी? ये जो वेलोसिटी दे रखी है ना, इसको 0 कर दे। कब वेलोसिटी 10 मिलेगी? इसको 10 कर दे। समझे? इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। जो भी आपको दे रखा होगा वैल्यूज, वो उसको इंस्टेंटेनियस वाले से इक्वेट कर देना, तो आपको टाइम पता लग जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मत करना भाई प्लीज। ठीक है, ठीक है। 25वां कह रहा है, पहला कौन सा कंपोनेंट है? कि मास है, जिसका जिसका मास क्या है? 3 किलोग्राम है। वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, एंगल क्या है? 30 डिग्री है आपका, है ना। और कह रहा है कि एक क्या होगा? क्या होगा एक? बोरा जी, एक क्या होना चाहिए? वो पीछे से एम सुनाई दिया तो एम जी होगा, एम जी ही होगा। 3 क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स। और 2 क्या होगा? फ्रिक्शन। अगर मैं इसको देखो तो ये हो गया एम जी, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया आपका फ्रिक्शन। ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। तो ये क्या होगा? एम जी cos 30 और ये क्या होगा? एम जी sin 30। सब हो गया भैया। नेम ऑफ 1 2 3। तो भैया 1 हो गया आपका एम जी, 2 हो गया आपका फ्रिक्शन, 3 हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कह रहा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल 3 फोर्सेस, तीनों फोर्सेस की वैल्यू बताओ। तो यह फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन होता है म्यू एन। क्या होता है बेटा? म्यू एन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? एन भी होता है, आर भी होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स पे होता है। ठीक है, तो बेटा देखिए, ध्यान दिए, म्यू क्या है बेटा? 0.2। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो एन की वैल्यू किसके बराबर होती है? एम जी कॉस 30। सॉल्व कर लेगा भैया, ये फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, 1 यानी एम जी बताना है आपको। तो एम तो आपको पता ही है, जी से मल्टीप्लाई कर दो, एम जी आ गया है ना। और उसके बाद आपको अगर 1 बताना, 1 क्या था भैया? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? तीसरा, एम जी कॉस थीटा। तो यहां से आपका निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, बात करते हैं 26वां। 1 किलोग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट 400 डिग्री एक्सपेंड आइसोथर्मली अंटिल द वॉल्यूम इट्स वॉल्यूम डबल, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू हीट द। देखिए ये क्या कह रहा है? देखिए एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है कितने पे? 400 डिग्री पे। किस पे हो रहा है? तो किस तरह का एक्सपेंशन होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या होगा ये? क्योंकि 400 डिग्री पे एक्सपेंशन हो रहा है ना भाई, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो कौन सा एक्सपेंशन है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क निकालना है इसमें। क्या निकालना है? कुछ भी नहीं करना इसमें। देखिए ये क्या है, अगर आपको याद होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन मैंने वर्क कराया था 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1। किसको किसको याद है?
फॉर्मूला आइसोथर्मल, मैंने कहा था ये 100% ही आ सकते हैं क्वेश्चन, वर्क का फॉर्मूला ये आता 2.303 nRT log V2 अपॉन में, यहां पर कह रहा है कि V2 जो है वो 2 टाइम्स है किसके, V1 के। N कैसे पता लगे, तो भैया N क्या है, कौन सी गैस है, अरे कहां गए भाई क्वेश्चन, ये रहा 1 किलोग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, कितने किलोग्राम है भैया, 1 किलोग्राम है मॉलिक्यूल का, तो मास रखा ना, कौन सा मॉलिक्यूल है भैया, ऑफ गैस ऑफ 40 डिग्री एक्सपैंड आइसोथर्मली, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्डन एंड हीट प्रोड्यूस, जितना वर्डन होगा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, एन आर टी, नहीं 1 किलोग्राम है ना, तो कौन सी गैस है ये तो पता नहीं होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल कहां से पता लगे मुझे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास तो करके मैं मोल निकाल लूंगा, लेकिन गैस का पता ही नहीं है कौन सी गैस है, तो भैया नहीं ऐसे कैसे मान ले भैया, देखिए सब कुछ दे रखा है, वैसे सब कुछ दे रखा है, देखिए एन कैसे निकाल, पीछे देखिए एन क्या कर रखा है, किसके पास है बुक, सोल्यूशन में एन देखा रखा हुआ, जल्दी बता लीजिए टाइम नहीं है, बेटा ऐसे ऊपर से देखना पड़ेगा ना, एन नहीं निकाला तो बस एन एन लेके गए ना ऐसी है, एन नहीं लिया ना, चलो ठीक है छोड़ो, अरे मेरी बात सुनो भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है, टी दे रखा है, आर आपको पता ही है, V1 और V2 में रिलेशन पता ही है आपको, ठीक है, लॉग 2 देखोगे आप, क्या दोगे, लॉग 2 देखने आता है ना आपको, लॉग टेबल देखने आती है, नहीं आती तो कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं, तो इस तरीके से हो गए क्वेश्चन, ठीक है, डेरिवेशन कर लेना भैया, डेरिवेशन 100% आएगी, खैर रिवीजन में कराने वाला हूं, ठीक है, लिखा हुआ है भाई प्लीज देखिए, एक मास 4 kg है, रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, उसके बाद प्लेन को क्या किया, ऐसा 15 डिग्री तक इंक्लाइन कर दिया विद द हॉरिजॉन्टल, द मास जस्ट बिहाइंड दिस फ्लूइड, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, पता क्या कह रहा है भैया, जैसे ही मैंने इसको यहां पे 15 डिग्री किया, वैसे ही ये मास जो है नीचे की तरफ स्लाइड करने वाला है, कर नहीं रहा, स्लाइड करने वाला है, इसका मतलब फ्रिक्शन बराबर में क्या होना चाहिए, mg, अभी स्लाइड तो नहीं कर रहा भैया, लास्ट लिमिट है, मतलब स्लाइड कर जाएगा, ठीक है भैया, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है भैया, mg sin थीटा, ये हो गया, अच्छा f किसके बराबर होता है, म्यू mg के, किसके बराबर होता है, f जो होगा म्यू mg cos थीटा के बराबर होगा ना, अरे म्यू n होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू n, ये क्या हुआ mg साइन थीटा, कोई दिक्कत तो बेटा, अच्छा एन की वैल्यू किसके बराबर है यहां पे, तो बेटा ये म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, ये एम जी साइन थीटा, कोई गलती तो नहीं है, एम जी से एम जी क्या हुआ, कॉस उधर गया तो म्यू क्या हो गया, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 15 डिग्री, टेन 15 को विकास भी ने सॉल्व करा के लिखा होगा, एक फॉर्मूला बताया होगा, टेन 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हो, या फिर नॉर्मली उन्होंने डायरेक्टली सॉल्व करा दिया होगा आपको, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी, मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा शायद, 1 प्लस अंडर रूट में 3 है, हाँ जो भी है, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन में √3+1 है ना, यही था, मुझे भी याद है, मैं भी कह रहा था, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू है, ठीक है, आ गया, कुछ भी नहीं, अब ये देख के कई बच्चों के हाथ पैर कांप जाते कि कैसे होगा, भाई कितना आसान है, कुछ नहीं है इसमें, शिवांश बेटा ध्यान दियो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट ऑफ वाटर फ्रॉम टैप ऑफ डायमीटर, डायमीटर का टैप कितना रखा है, 1.25, 4.1 लीटर पर मिनट, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इतना, ठीक है, आफ्टर सम टाइम द रेट फ्लो इज इंक्रीज टू 3 लीटर पर मिनट, द फ्लो का करेक्टर आपको बताना है, करेक्ट
characterize the flow of both, characterize the flow for both of flow rates. एक काम करो, नहीं नहीं, अब तो नीचे वाला मेरे लिए तो और नहीं है ना, तो पहले इसे कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। देखिए भैया, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? विस्कस मीडियम में कोई चीज विस्कस मीडियम में गिर रही है तो उसकी स्पीड पहले क्या होती है? इंक्रीज करती है, और उसके बाद फिर क्या होती है? कांस्टेंट आती है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो अटेंड कर पाता है गिरते वक्त, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया? टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी जब भी होती है तो ध्यान रखना कि नीचे लगने वाला वेट जो होता है बॉडी का, भाई प्लीज, बॉडी का वेट, ऊपर लगने वाले विस्कोसिटी और ब्योंसी और ड्रैग, दोनों के सम के क्या होता है भैया? बराबर आता है। आर क्या है? इसकी रेडियस है। रो1, देखिए रो1 क्या है? इसकी डेंसिटी है। और रो2 क्या है? जिस मीडियम में गिर रहा है, भाई प्लीज, रो2 जिस मीडियम में गिर रहा है उसकी डेंसिटी है। ठीक है भाई प्लीज, देखिए आपकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होगी। क्या होगी है? वेलोसिटी कांस्टेंट होते के साथ ही एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? कि ऊपर लगने वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स, बराबर में डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन कौन से फोर्स है? ब्योंसी प्लस ड्रैग। और डाउनवर्ड फोर्स क्या है भैया? mg। समझ गए? अब बेटा ब्योंसी कितना होता है? कोई बताया याद है? ब्योंसी हमेशा बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर। तो भैया ब्योंसी जो होगी, वेट ऑफ फ्लूइड, क्या होगा? वेट ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, ये W वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्लस ड्रैग किसके बराबर होता है? 6 पाई ईटा VT इंटू में R, रेडियस ऑफ बॉडी। अगर आपको याद, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए M क्या है? मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मास ऑफ बॉडी को हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू में डेंसिटी। बॉडी की डेंसिटी कितनी है? देखिए मास, देखिए ये मास ऑफ बॉडी था ना, तो मास ऑफ बॉडी का हमने क्या लिख दिया? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू में डेंसिटी ऑफ बॉडी। और क्या लगा इसके साथ? जी भी लगा है। अब देखो यहां पर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया, इसको नहीं किया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड क्या होगा? तो वेट ऑफ फ्लूइड क्या होगा? मास ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड है? ये डिस्प्लेस फ्लूइड है, इनटू में जी, प्लस 6 पाई ईटा VT इंटू में R बराबर, ये क्या? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और रो1 इंटू में जी। अब देखो बेटा, मास ऑफ कौन सा फ्लूइड है? ये जो डिस्प्लेस हुआ है। और डिस्प्लेस कौन कर रहा है? बॉडी कर रही है। और बॉडी उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी जितना उसका खुद का क्या है? वेट नहीं है, वॉल्यूम है। अपने वॉल्यूम के बराबर का ही फ्लूइड वो डिस्प्लेस कर सकती है। यानी फ्लूइड के मास में जो वॉल्यूम आएगा वो फ्लूइड का वही वॉल्यूम होगा जो बॉडी का वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसलिए हम इस मास ऑफ फ्लूइड को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है? रो2। क्या है? देखिए मास ऑफ फ्लूइड को मैंने क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। पता क्यों? मास ऑफ फ्लूइड जो है वो मास में जो वॉल्यूम है, मास में वॉल्यूम होगा ना, ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम होगा बॉडी के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि बॉडी अपने ही वॉल्यूम के बराबर के फ्लूइड को क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। तो जब आप मास ऑफ फ्लूइड लिखोगे तो उस मास ऑफ फ्लूइड को लिखोगे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। समझिए? तो मास ऑफ बॉडी, उल्टा बोल दिया, मास ऑफ बॉडी इनटू में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये क्या होगा भैया? G प्लस 6 पाई ईटा VT इंटू में R, और ये V बॉडी रो1, और ये क्या हुआ? G। ठीक है भैया, आपको एक्चुअल में निकालना है VT, यानी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। तो भैया इन सारी चीज, इसको उधर ले आओ, उधर ले गया। और क्या क्या कॉमन आ रहा बेटा बताओ? वॉल्यूम ऑफ बॉडी कॉमन ले लिया, बोलो हाँ। G कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? रो1 माइनस रो2। रो1 क्या है? बॉडी की डेंसिटी। रो2 क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी। और इधर क्या बचेगा आपका? 6 पाई ईटा VT इंटू में R। बेटा बॉडी का वॉल्यूम क्या है? बॉडी का रेडियस क्या है? R है, तो बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3
पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे इसकी यहां पे रख दो, ठीक है। तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी आपकी यहां पर आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये वाला फोर्स ज्यादा होता है और इन दोनों का सम क्या होता है, कम आता है। तो स्टार्टिंग में बॉडी पे नेट फोर्स नीचे लगता है, बॉडी की वेलोसिटी लगातार क्या होती है, बढ़ती है। थोड़ी देर बाद बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने के बाद क्या होता है, ये वाला कंपोनेंट बढ़ेगी। ये तो कांस्टेंट विस्कोस, जो विस्कोस सॉरी ब्योंसी लगती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये क्या रहती है, कांस्टेंट। कौन बढ़ता है, ये बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। याद नहीं याद है, समझ गए। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि नीचे वाला कंपोनेंट और दोनों ऊपर वाले कंपोनेंट का सम क्या आता है, बराबर आता है। बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ना बन जाती है। आपको ग्राफ बनवाया था मैंने, अगर आपको याद होगा। तो स्टार्टिंग में बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, टाइम के साथ बढ़ रही थी, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। जब कांस्टेंट हुई तो इस केस में ध्यान रखना कि ऊपर वाले फोर्स बराबर में, अपवर्ड फोर्स बराबर में, और डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है भैया। ये हो जाता है। इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसलिए ध्यान रखना। चला ये वाला है, एक बार इसको कर ही लो कॉपी में, आ जाए जल्दी से कर लो भाई प्लीज, जल्दी से। ये टर्मिनल वेलोसिटी वाली डेरिवेशन एक बार ही कर लो फटाफट जल्दी से। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए भाई प्लीज, यहां पर देखिए। कह रहे हैं कि द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम टैप, डायमीटर कितना है भैया, 1.25 सेंटीमीटर। और फ्लो रेट क्या था भैया, 0.48 लीटर पर मिनट। मतलब इतना लीटर निकल रहा था 1 मिनट में उस टैप से, ठीक है भैया। अच्छा, उस लिक्विड की विस्कोसिटी आपको दे रखी है, ध्यान दीजिए। कह रहे कुछ वक्त बाद रेट क्या हुआ, 3 लीटर पर मिनट हो गया, जो कि पहले 0.48 लीटर पर मिनट था पहले में, वो बढ़ के क्या हो गया, 3 लीटर पर मिनट हो गया। कह रहा भैया कि बताओ किस तरह का फ्लो है। फ्लो मैंने आपको 2 बताए, तो वैसे 3 बताए थे। एक स्ट्रीमलाइन लैमिनार और एक टर्बुलेंट था। स्ट्रीमलाइन लैमिनार दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, बताया था ना मैंने। खैर रिवीजन कराऊंगा तो आपको याद आएगा चीजें, ठीक है। तो हमें बताना है कि किस केस में स्ट्रीमलाइन है, किस केस में टर्बुलेंट है, ठीक है। देखिए आपको मैंने एक नंबर बताया था, रिनॉल्ड्स नंबर, याद है। रिनॉल्ड्स नंबर मैंने कहा था 0 से 1000 के बीच में जो फ्लो होता है, 0 से 1000 के बीच में अगर रिनॉल्ड्स नंबर आ, 2000 था, 0 से 2000 के बीच में, ध्यान दीजिए, 0 से 2000 के बीच में अगर आपके रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आती है तो आपका फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन। क्या होता है, और 2000 से ऊपर के, ठीक है, जो भी होता है 2000 से 2500 के बीच में फ्लो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, 2 से 3 के बीच में, मुझे याद नहीं इतना, ठीक है। और फिर 3000 के ऊपर जो फ्लो होता है वो क्या होता है भैया, जब रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू। तो इसमें करना क्या आपको कि आपको डायमीटर देखा है, अच्छा रिनॉल्ड्स, भाई प्लीज, अगर आपको फॉर्मूला याद है रिनॉल्ड्स नंबर का, तो कुछ यही था। क्या था मुझे याद, मैंने लिखवाया था आपको, क्रिटिकल वेलोसिटी के केस में क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती थी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला अब ट्राई करना पड़ेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन दी, किस पे डिपेंड करती थी, डेंसिटी पे। क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती थी, विस्कोसिटी पे। क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती थी, डायमीटर पे। इन तीनों को कंबाइन करने के बाद सुन लीजिए भैया, देखिए क्या कहते रखा है आपको, क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं रखी है भाई प्लीज। देखिए लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन करके आपका एक फॉर्मूला आता था, ठीक है। खैर क्रिटिकल वेलोसिटी तो मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको ये देखो तो क्या है, अब ये क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड, क्या है ये। अच्छा, वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है, अगर आपको याद होगा वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम होता है आपका, सुन लीजिए बेटा, वॉल्यूम होता है डिस्टेंस अपॉन इनटू में एरिया, यही तो होता है। वॉल्यूम जो होता है वो डिस्टेंस इनटू में एरिया होता है, ठीक है। अपॉन में क्या कर दो, टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू में क्या हुआ, एरिया, समझ गया। तो वॉल्यूम पर सेकंड आपको दे रखा है,
ठीक है, आपको पाइप का डायमीटर पता है, बोलो हाँ, पता ना पेपर, तो पाइप का एरिया पता लग जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वहां से आपको पता लग जाएगा भैया लिक्विड की वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, क्या आएगा, ये दे रखा वॉल्यूम वी इंटू में ए, वॉल्यूम पर सेकंड, वी ए कितना रखा आपका 0.48। अच्छा लीटर है ये, लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 1 लीटर बराबर में कितना मीटर क्यूब होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है, और पर मिनट है, इसको सेकंड में करो तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, सेकंड, ठीक है भैया, समझ गए। अब भाई ये तो देखिए कैपिटल, ये क्योंकि ये वॉल्यूम पर सेकंड आपको रखा है इतना, वॉल्यूम पर सेकंड नहीं एक्चुअली, वॉल्यूम पर टाइम है जो भी है गिवन टाइम में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको वी अपॉन में टी लिख दिया, वी अपॉन में टी को हम क्या लिखते हैं, ए इंटू में वी इंटू में ए, वी क्या है वेलोसिटी, ए क्या है एरिया ऑफ पाइप है। अब ये क्या रखा है, इसकी वैल्यू कितनी रखी है 0.48 लीटर पर मीटर क्यूब है ना। तो भैया लीटर, लीटर को हमने क्या किया मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, और मिनट था तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। अब यहां से आपको एरिया, पाइप का एरिया पता है, कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर ना, लेकिन आर तो दिन रखा, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर को हाफ कर दो, ठीक है भैया। तो यहां से आपको लिक्विड की वेलोसिटी पता लग जाएगी, पता लग गई। अब लिक्विड की वेलोसिटी पता लग गई तो यहां से कंबाइन करके आपका एक फॉर्मूला आने वाला है। क्या फॉर्मूला आने वाला है ये देखिए, ये आएगा वीसी इक्वल्स टू में रिनॉल्ड्स नंबर, ईटा नीचे था मेरे ख्याल से, ऊपर था, ईटा डेंसिटी डायमीटर, और ये था पक्का फॉर्मूला ये, ठीक है चलो समझ गए आ गया। अब यहां से हम रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालेंगे पहले फ्लो के लिए, ठीक है, बीसी वेलोसिटी जो आपको दे रखी है, और डायमीटर डेंसिटी और विस्कोसिटी, ठीक है भैया। तो यहां से हम सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, पानी है, पानी की डेंसिटी सबको पता होगा 10⁻3, ठीक है, पानी की डेंसिटी क्या होती है ये पता है, विस्कोसिटी आपको दे रखा है 10⁻−3, ठीक है, डायमीटर आपको पता ही है, पाइप का वेलोसिटी आपने निकाल ली, रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा, जैसे ही आपका रेनॉल्ड्स नंबर आया वैसे ही आपको पता लग जाएगा भैया फ्लो का टाइप क्या है। बिल्कुल सेम नीचे वाले के लिए आपको निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करें, ये भी क्या रखा बेटा वॉल्यूम पर सेकेंड, इसको क्या लिखोगे ए इंटू में वी, समझ गए। एरिया दे रखा आपको, आप इस कंडीशन में आप वेलोसिटी निकाल लोगे, निकाल लीजिए वेलोसिटी, बस इस फॉर्म में दोबारा रखो, फिर आएगा आपका रेनॉल्ड्स नंबर, फिर आपको पता लग जाएगा ये किस तरह का फ्लो है, समझ गए भैया। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, इसलिए मैं कह रहा हूं आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। तो आपको जो वॉल्यूम, यहां पे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे वॉल्यूम, पहले लीटर क्या होता है, 1 लीटर बराबर में, 1 लीटर बराबर में क्या होता है बेटा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना, ठीक है। देख लो भाई, ये 10⁻⁻6 ही होता है, -6 ही होगा मेरे ख्याल से तो, चलो चुप हो जाओ भाई प्लीज, बोली मत, रीड द, अच्छा ये तो वो है, सीधा आंसर पे आते हैं सीधा। इस टाइप में देखिए भैया, केस स्टडी वाले में आपको केस पढ़ना ही नहीं है, सीधा आंसर देना है, ठीक है। देखिए कह रहा भैया, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, किस केस में आपकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। पहला क्या करें, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, इंक्रीज करेगी। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भैया, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, उसके अगेंस्ट में जब भी आप वर्क करोगे तो आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या किएगा, अगेंस्ट में किया गया कार्य हमेशा किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। इफ वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इफ वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द, तो ऊपर वाले गया, इफ वर्क डन इज वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो यही है भैया, पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी जब आप किसके अगेंस्ट में वर्क करोगे, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में। द पोटेंशियल, भाई प्लीज
पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यूके कैन बी एज्यूम्ड जीरो वैन, कब जीरो मानी जाती है? जब भैया आपकी स्प्रिंग खिंची नहीं होती, और स्प्रिंग खिंची मतलब x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग, दो स्प्रिंग कांस्टेंट का K1 और K2 का रेशियो कितना रखा बेटा? 2/3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स? अगर दोनों को मैं सेम फोर्स से खींचता हूं तो पेल के भी अस्तित्व खत्म कर दूंगा, मत बोलना आप दोबारा से। ठीक है, ठीक है, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो आपको दे रखा है ये। ठीक है, कह रहा है दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या आएगा, तू बताएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, बहुत बोल रहा था ना, U1/U2 बता। सेम फोर्स से खींचा गया, बस फेल है तू साढ़े। दोनों को सेम फोर्स से खींचोगे तो आपको पता कौन सी स्प्रिंग ज्यादा खींचेगी? जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। कम होगा, कम किसका है? दो वाली का, ये ज्यादा खींचेगी। तो भैया इसमें वर्क कितना होगा? फोर्स सेम है। देखिए वर्क पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होती है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के सीधा जगह पे सीधा क्या लिख दिया? वर्क। वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितने टाइम खिंच जाएगी भैया? 2x टाइम खिंच जाएगी। ठीक है, 2 है ना, एक काम करो, ऐसे कर लो इसे भाई, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। अरे देख ले, ओए इधर देख, पहली वाली जो स्प्रिंग रहेगी दोनों का सेम फोर्स से खींचेगा ना, स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। ठीक है, तो इसको लिख दो आप, सेम फोर्स से खींचेंगे ना। एक 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 चीज सोचो ऐसे कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 है, मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट 1 होता, तो मैंने माना x खिंचता, कितना खिंचता? तो अगर 2 है तो अब कितना खींचेगा? आधा खींचेगा, कम खींचेगा। ठीक है, और अगर 3 है तो क्या होगा? और कम खींचेगा। समझ गए? फोर्स सेम है, समझ गए? तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? फोर्स वही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x/2 लिख दो, और इसका लिख दो फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x/में, एफ से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ रहा है देखिए मेरी? 3:2। हाँ ठीक तो हो गया, 3:2 है तो आया। U1/U2 क्या आएगा? 3:2। तुक्का नहीं है, सही है, तुक्का नहीं मारते भाई। ठीक है भैया, ये हो गया। आगे बढ़ू, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर भाई प्लीज, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग बैन स्ट्रेस थ्रू द डिस्टेंस x इज 10 जूल। मतलब मैंने एक स्प्रिंग को x खींचा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है? 10 जूल है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बर्डन द सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेस एडिशनल x डिस्टेंस? कह रहे उसी को और x और खींच दो तो कितना होगा? समझ गया? x खींचा गया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है? 10 जूल आई है। आप x और खींचो उसको, ठीक है, तो आप कितना वर्क करोगे? अच्छा एक चीज देखिए भाई प्लीज, देखिए जब आप, भाई प्लीज, जब उसको x खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर में कितनी है? 10 जूल। जब मैंने उसको 2x खींचा तो आप क्या होगी? हाफ के, और ये क्या होगा? 2x का स्क्वायर। तो बेटा इसे क्या लिखोगे आप? हाफ के, ये क्या होगा? 4x स्क्वायर। ये 4 आगे आ गया तो क्या हुआ? हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे देखिए 4 को आगे निकाल दिया ना, 2 से 2 क्या हुआ? अभी मत काटो उसे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत काटो इसको, ठीक है, इसको काटना ही नहीं है। जब काटोगे नहीं तो बेटा क्या हुआ? अबे यार 4, इसकी वैल्यू कितनी रखी बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 10, तो इसको लिख दो 10। तो अभी कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? मतलब इतनी, देखो जब x खींचा था तो कितनी एनर्जी थी? 10 जूल। जब 2x खींचा तो कितनी एनर्जी आ गई? तो वर्क कितना किया आपने? 30 जूल। कितना किया? अब वर्क कितना किया होगा? जब x खींचा था तो 10 जूल,
और जब 2x खींचा तो कितने एनर्जी आ गई, तो वर्क कितना किया है, एनर्जी का डिफरेंस 30 जूल। 30 जूल कौन सा आंसर है, ये रहा, हाँ ऊपर वाला है ये रहा, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन नीचे वाला में ना, पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज बाय 15 जूल बैंड स्ट्रेच बाय 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। देखिए भैया ये है नहीं पोटेंशियल एनर्जी, ये इंक्रीज कर गई है, ठीक है भैया, कितनी, 15 जूल, ठीक है। इफ स्ट्रेच बाय 4 सेंटीमीटर द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी में कितना बढ़ोतरी मिलेगी जब उसको कितना स्ट्रेच करोगे भैया, 4 सेंटीमीटर, समझ गया। उसकी लंबाई को खींच कर क्या करोगे, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में करना आप, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का ध्यान रखना कि लॉ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है भैया, नंबर ऑफ वेज जितनी तरीके से मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। मूव करने का मतलब अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, किसने कहा था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। अब देखिए भैया क्या कह रहा है, इफ अ गैस हैज n डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर एक गैस के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो भैया रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कितनी होगी। तो भैया अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा, तो अगर उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n है, ठीक है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ kBT, क्या होती है, तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, n बाय में 2 kBT, ये होगी n डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास। एक मोल के पास कितनी एनर्जी होगी, तो आपको पता है n से मल्टीप्लाई करोगे, अगर kb में n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, कैपिटल R, याद है, kb इंटू में n क्या होता था, तो भैया एनर्जी आ गई आपकी n बाय में 2 RT, ये होगी एनर्जी। आपको याद है cv किसके बराबर होता था, du अपॉन में dt के, याद है। तो भैया इसमें कांस्टेंट ये बाहर आ गया, तो cv की वैल्यू क्या आएगी, n बाय में 2 R, ठीक है। cp क्या आता था, ये cv याद है, cp क्या था, cp क्या था, cv प्लस r, cv की वैल्यू क्या, n बाय में 2 R प्लस R, तो बेटा R कॉमन ले लो तो क्या हुआ, क्या, अब वो n डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तू जिस n की बात कर रहा है वो एवोगाड्रो नंबर है, वो R हो गया, ठीक है। ये जाएगा n बाय में 2 और +1, ये हो गया Cp। तो बेटा आपको याद है स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता था, गामा इक्वल्स में Cp अपॉन में Cv, याद है। तो भैया Cp कितना है, R n बाय में 2 +1, और Cv कितना है, n बाय में 2 R, बेटा R से R क्या हुआ, कैंसिल, सॉल्व करोगे तो गामा क्या आएगा, n+2 अपॉन में 2, और ये क्या होगा, n बाय में 2, ठीक है। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, n बाय में n क्या हुआ, 1। आंसर क्या आ रहा है भैया इसका, अजीब से ये आएगा प्लस वाला, ये वाला ये आ रहा है। तो n बाय में 1 और 2 बाय में n, तो ये आएगा